बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। F6 ऑनलाइन सपोर्ट प्रोग्राम में आप सबको खुश आमदीद। ये हमारा OSP का 12वां हफ्ता है, बराए जमात हफ्तम। आज हम उर्दू ज़बान क़वाइद यानी उर्दू ग्रामर का काम करेंगे। सफ़ा नंबर 36-37 पर मौजूद तफ़हीम निगारी के उन्वान पर तबादला ख्याल के बाद सवालात के जवाबात तहरीर करेंगे। यहाँ पर तफ़हीम के उन्वान का तारफ़ करवा दूँ। डाक टिकट किसी भी रियासत की तरजीहात, पसंद और नापसंद का आयनादार होती हैं। इनसे किसी भी मुल्क की मुआशी, मुआशरती और सकाफ़ती तस्वीर उभर कर सामने आती है। इसी वजह से डाक टिकट को किसी भी मुल्क के खामोश सफ़ीर कहा जाता है। प्यारे तलबा, हर सबक या उन्वान को पढ़ाने के कुछ मकासद तदरीस और महारतें होती हैं। मैं यहाँ आपको मकासद तदरीस से आगाह करती हूँ। तलबा इस काबिल होंगे कि दी गई इबारत पढ़ सकें और इससे मुतालिक सवालात के जवाबात तहरीर कर सकें, इबारत का मरकज़ी ख़याल अख़ज़ कर सकें। महारतें हैं तफ़हीमी, तनकीदी, तज्ज़ियाती और लिसानी महारतें। तफ़हीम निगारी क्या है यानी कंप्रीहेंशन। तफ़हीम का मकसद क्या है? सबसे पहले हम जानते हैं कि तफ़हीम का लफ्ज़ फ़हम से निकला है, जिसके मानी है समझ। तफ़हीम और इम्तिहानात में तफ़हीमी सवालात का मकसद होता है कि पढ़ने वाले ने पैराग्राफ को कैसा पढ़ा और इससे क्या समझा, क्या हासिल किया, और इसके अलावा ये कि किसी भी इक़्तिबास या इबारत को पढ़कर पढ़ने वाला इसके असल मकसद को समझ सके। इबारत समझने के बाद आखिर में दिए गए सवालात के जवाबात के ज़रिए पढ़ने वाले की फ़हम और फ़रासत का अंदाज़ा होता है। सवालात के जवाब इबारत की मदद से ही दिए जाते हैं। तफ़हीम में सवालों की इक़साम। पैराग्राफ के नीचे दिए गए सवाल दो किस्म के होते हैं। वो सवाल जो किसी ख़ास अदाद व शुमार का तकाज़ा करते हों। दूसरे सवाल ऐसे सवाल होते हैं जिनका ताल्लुक़ आपकी राय से होता है। यहाँ मैं आपको बताऊंगी कि तफ़हीम के सवालात हल करने का बेहतरीन तरीका क्या है। वो तरीका ये है कि आप पहले पैराग्राफ की बजाय सवालात को पढ़ लें, उसके बाद आपने फिर तफ़हीम को पढ़ना होगा। याद रखें, पैराग्राफ को एक से ज़्यादा दफ़ा पढ़ना लाज़मी होता है। एक दफ़ा पढ़ने पर आपके 3 से 5 मिनट लग सकते हैं। सवालात पढ़ने के बाद तफ़हीम की इबारत पढ़ने से ज़्यादा अच्छी तरह समझ आती है। दूसरी मर्तबा सवालात पढ़ने पर जवाबात आपके जहन में आ जाएंगे और उनका जवाब देना आसान होगा। अब मैं आपसे चंद सवालात करती हूँ। मेरा पहला सवाल आपसे है कि मवासलात के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पुराना तरीका क्या है? डाक टिकट किसे कहते हैं? डाक टिकट का क्या इस्तेमाल होता है? डाक टिकट का इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है? डाक टिकट पर किस किस्म की तस्वीर बनी होती हैं? डाक टिकट पर बनी तस्वीर से कैसी मालूमात हासिल होती हैं? दुनिया का सबसे पहला डाक टिकट किस मुल्क ने बनाया? पाकिस्तान के पहले डाक टिकट पर क्या बना हुआ था? जी तलबा, यहाँ आपको दो तस्वीरें नज़र आ रही हैं। सबसे ऊपर एक इन्वेलप है जिसके ऊपर टिकट भी लगे हुए हैं, और नीचे वाली तस्वीर में आपको बहुत से ममालिक के डाक टिकट नज़र आ रहे हैं जिन पर मुख्तलिफ किस्म की तस्वीर भी बनी हुई हैं। अब हम अपने आज के मौजू के उन्वान पर तबादला ख्याल करेंगे। डाक टिकट किसी भी मुल्क के खामोश सफ़ीर होते हैं। इनको खामोश सफ़ीर इसलिए कहा जाता है कि डाक टिकट पर मुख्तलिफ किस्म की तस्वीर किसी भी मुल्क की जुग्राफियाई, सियासी और मुआशी मालूमात के लिए आपके मुआवन साबित होती हैं। डाक टिकट पर कई किस्म की तस्वीर होती हैं, मसलन कोई अहम शख्सियात, अहम मकाम, जानवर, ज़रात, सनत, सकाफ़त, करेंसी, महकमे, ओहदे, कौमी अक़दार, माशरती अक़दार, लिबास, फ़न, मजहबी अक़दार। गर्ज़ डाक टिकट किसी भी मुल्क की मुकम्मल अक्कासी करते हैं। यही वजह है कि इनको खामोश सफ़ीर कहा जाता है। अब यहाँ मैं आपको दुनिया के पहले डाक टिकट से मुतारिफ़ करवाती हूँ।
دنیا کا پہلا ڈاک ٹکٹ برطانیہ نے 1840 میں متعارف کروایا تھا۔ اس ڈاک ٹکٹ پر برطانیہ کی اس وقت کی ملکہ برطانیہ کی شبیہ تھی۔ دنیا کے پہلے ڈاک ٹکٹ کو بنانے والے برطانیہ کے پوسٹ ماسٹر رونلڈ ہل تھے۔ اس ٹکٹ کی قیمت 1 پینی تھی اور یہ سیاہ رنگ کا تھا، اسی لیے اس پہلے ٹکٹ کا نام بلیک پینی کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اس ٹکٹ کے بارے میں ایک اہم معلومات ہے کہ اس ٹکٹ پر غلطی سے برطانیہ کا نام شائع ہونے سے رہ گیا، لیکن بعد میں یہی غلطی برطانیہ کے ٹکٹوں کی شناخت بن گئی۔ پاکستان کا پہلا ڈاک ٹکٹ۔ قیام پاکستان کے ساتھ ہی اس خطے میں بھی ڈاک ٹکٹ کا نظام قائم کر دیا گیا۔ 1 اکتوبر 1947 کو متحدہ ہندوستان کے ڈاک ٹکٹوں پر پاکستان کا لفظ چھاپ دیا گیا۔ اگلے کئی ماہ تک یہی ٹکٹ لوگوں کے زیر استعمال رہا۔ آزاد پاکستان کی حیثیت سے پہلا ڈاک ٹکٹ 9 جولائی 1948 کو جاری کیا گیا۔ اس ٹکٹ کے اس وقت کے مطابق قیمت 1.5 آنا تھی اور یہ سبز رنگ کے علاوہ نیلے رنگ میں بھی موجود تھا۔ ساتھ دی گئی تصویر میں آپ کو وہ پاکستان کا پہلا ڈاک ٹکٹ نظر آ رہا ہے۔ یہ سبز رنگ کا ہے، اس پر پاکستان کے پرچم کی علامت چاند اور ستارہ بنی ہوئی ہے۔ ڈاک ٹکٹ کے اوپر پاکستان لکھا ہوا ہے اور نیچے اس کی قیمت بھی لکھی ہوئی ہے۔ یہ پاکستان کا چوتھا ڈاک ٹکٹ ہے۔ پاکستان کا چوتھا ڈاک ٹکٹ مصور مشرق عبدالرحمن چغتائی نے تخلیق کیا۔ اس ٹکٹ کی خاصیت یہ ہے کہ اس ٹکٹ کا شمار دنیا کے 10 خوبصورت ترین ٹکٹوں میں کیا گیا، یعنی ٹاپ 10 خوبصورت ٹکٹوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور یہ پاکستان کے لیے احساس سے کم نہیں۔ اس ڈاک ٹکٹ پر خوبصورت اور دیدہ زیب ڈیزائن میں پاکستان تحریر تھا۔ اس ڈاک ٹکٹ کی مالیت 1 روپے تھی۔ اس کا رنگ لال تھا۔ ہر کسی کا کوئی نہ کوئی مشغلہ ہوتا ہے، جیسے کرکٹ کھیلنا، پتنگ اڑانا، سکے جمع کرنا اور اسی طرح باغبانی اور ڈاک ٹکٹ جمع کرنا۔ ذاتی طور پر مجھے خود باغبانی یعنی پودے لگانا اور ڈاک ٹکٹ جمع کرنا پسند ہے۔ جی طلباء، تفہیم کے عنوان پر تبادلہ خیال کے بعد اب ہم تفہیم کے سوالات کے بارے میں جانیں گے۔ ان سوالات کے جوابات آپ نے تفہیم کے عنوان کو ایک بار پھر پڑھ لینے کے بعد دینے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، ڈاک ٹکٹوں کو خاموش سفیر کیوں کہا جاتا ہے؟ سوال نمبر 2 ہے، دنیا کے پہلے ڈاک ٹکٹ کو کس وجہ سے انفرادی حیثیت حاصل ہوئی اور اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ کیا پاکستان میں پہلے ڈاک ٹکٹ کو پاکستانی ٹکٹ کہا جا سکتا ہے؟ اپنے جواب کی وضاحت کریں۔ پاکستان کا چوتھا ڈاک ٹکٹ شائع ہونے پر دنیا میں کیا رد عمل ہوا اور اس پاکستان کے لیے اس کی کیا اہمیت تھی؟ آپ کے خیال میں پاکستان کے ڈاک ٹکٹ کیا امتیازی خصوصیات رکھتے ہیں؟ ڈاک ٹکٹ جمع کرنا ایک مشغلہ ہے۔ کیا آپ اس مشغلے کے فوائد بتا سکتے ہیں؟ یہ تمام سوالوں کے جوابات آپ نے تحریر کرنے ہیں۔ سوال نمبر 7، صفحہ نمبر 36 پر دی گئی تفہیم کی عبارت میں سے اسم علم کی مثالیں چن کر لکھیں۔ یہاں پر میں آپ کو اسم علم کی تھوڑی سی تعریف اور اس کی مثالوں سے وضاحت بھی کر دیتی ہوں تاکہ آپ تفہیم کی عبارت میں سے مثالیں چن کر تحریر کر سکیں۔ اسم علم وہ اسم معرفہ ہے جو کسی خاص شخص کو ظاہر کرے، جیسے کہ ہمارے قومی شاعر علامہ اقبال، ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عمران خان یعنی پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم۔ سوال نمبر 8، صفحہ نمبر 36 پر تفہیم کی دی گئی عبارت میں سے ظرف مکان، ظرف زمان، صفت نسبتی، صفت کل اور مرکب توصیفی کی ایک ایک مثال چن کر آپ نے تحریر کرنی ہے۔ میں یہاں آپ کو ان پانچوں کی وضاحت کر دیتی ہوں اور مثالوں سے بھی بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کو عبارت میں سے ان کی مثالیں چننا آسان ہو۔ ظرف مکان، اس میں نکرہ کی وہ قسم ہے جس سے کوئی جگہ ظاہر ہو، جیسے لاہور، مسجد، سکول۔ ظرف زمان، وہ اس میں نکرہ ہے جس سے کوئی وقت ظاہر ہو، صبح، شام۔ صفت نسبتی، صفت نسبتی وہ صفت ہے جو کسی ایک شخص یا چیز کا دوسرے شخص یا چیز سے تعلق نسبت ظاہر کرے،
जैसे लाहौरी नमक, अरबी आदमी और चित्राली टोपी। सिफ्त कुल वो इसमें सिफ्त है जिसमें एक को सबसे बढ़ाया जाए, जैसे कि मिसाल है अली सबसे ज़हीन है। मुरक्कब तौसीफ़ी वो मुरक्कब है जो सिफ्त और मौसूफ से मिलकर बने। इसकी मिसाल है गर्म लिबास और ठंडा पानी। मैं उम्मीद करती हूँ इन तमाम मिसालों से आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अब बारी है हमारे आज के आखिरी सवाल की, सवाल नंबर 9। मंदरजा झेल अल्फाज के बहवाला तज़कीर तानीस शनाख्त करें। यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा टिप देती हूँ। बेजान अल्फाज की तज़कीर तानीस जानने के लिए दो लफ्ज़ी जुमला बनाएं। मैं आपको मिसाल देकर भी इसकी वजाहत कर देती हूँ। एक लफ्ज़ है घास। घास उगती है या घास उगता है? यकीनन आप तमाम तलबा जानते हैं कि घास उगती है या घास काटी जाती है। तो इससे हमें ये वाज़ेह होता है कि घास का जो लफ्ज़ है वो मुअन्नस है। दूसरी मिसाल मैं आपको देती हूँ, सिक्का। सिक्का गिरा या सिक्का गिरी? तो सिक्का गिरता है ज़मीन पर, ना कि गिरती है। तो इससे हमें ये वाज़ेह हो जाता है कि ये लफ्ज़ सिक्का मुज़क्कर है। आज जिन अल्फाज का आपने तज़कीर तानीस मालूम करना है वो अल्फाज ये हैं: टिकट, कागज़, कोताही, तहरीर, वक्त, तादाद, क़याम, तख्लीक। आपने इन तमाम अल्फाज के दो लफ्ज़ी जुमले बनाने हैं, निहायत मुख्तसर, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि क्या ये लफ्ज़ मुज़क्कर है या मुअन्नस है। आज के मौजू के बारे में जान लेने के बाद और आज का काम समझ लेने के बाद मैं आपको एक तहकीकी मंसूबा जाती काम यानी प्रोजेक्ट वर्क के बारे में बताती हूँ, जो आप सब ने लाजमी करना है। ये 12वें हफ्ते का प्रोजेक्ट वर्क है और इसमें आपने ये करना है सबसे पहले कि इंटरनेट की मदद से अल्लामा इकबाल की नज़म पैवस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार रख वो निकालनी है और उसको देखकर आपने एक चार्ट पेपर पर खूबसूरत मार्कर से लिखना है, अच्छी राइटिंग में। उसके अलावा आपने अल्लामा इकबाल की तस्वीर भी इस चार्ट पेपर पे लगानी है। अल्लामा इकबाल के बारे में 3 से 5 जुमले, एक मुख्तसर सा पैराग्राफ भी आपने ज़रूर लिखना है। नज़म पैवस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार रख किस किताब से ली गई है, इस किताब का नाम भी लिखें और किताब की तस्वीर भी लगाएं। आपने कुछ बातों का ख्याल भी रखना है प्रोजेक्ट बनाते हुए और लिखते हुए कि अपने प्रोजेक्ट पर अपना नाम, जमात, हफ्ता नंबर, मजमून, तारीख, प्रोजेक्ट का नाम, अहम ज़राए लिखना ना भूलें। आपका ये प्रोजेक्ट निहायत प्रेजेंटेबल होना चाहिए और ख़ूबसूरत भी होना चाहिए। जी तलबा, उम्मीद करती हूँ आपको आज का काम बखूबी समझ आ गया होगा और आप जल्द से जल्द इस पर काम करना शुरू कर देंगे। अल्लाह ताला आप तमाम तलबा को, अपने वालिदैन, अपने बहन भाइयों और अपने घर वालों के साथ हमेशा खुश रखे। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।